हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टीआर के क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ पर चर्चा करेंगे। आप लोग समझते चलिएगा, आगे जो टॉपिक है उसको समझते चलिएगा। और इस चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बस आप लोग समझते चलिएगा, ठीक। तो चलो देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, हम लोगों को यहाँ क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है? पदार्थ के कण जो हैं इनका अभिलाक्षणिक गुण पढ़ना है, कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं। और पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या ये अवस्था आपस में परिवर्तन होता है इन अवस्थाओं में, इस पर भी चर्चा करेंगे। और पाठ के अंतिम टॉपिक जो है वो वाष्पीकरण है, इस पर भी अंत में चर्चा करेंगे। तो ठीक, चलते हैं टॉपिक पर। पहला टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है ना। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, वो सभी चीज़ें पदार्थ हैं। हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, ये कुर्सी, ये मेज, ये पेन, ये किताबें, ये दरवाज़ा, तो इन सब में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और ये सभी चीज़ें क्या करती हैं? स्थान को घेरती हैं। तो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक पदार्थ है। ठीक, तो पदार्थ आप लोगों को समझ में आ गया ना। पदार्थ वो सभी चीज़ें जिनमें, वो सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ किस प्रकार का दिखाई देता है, इसका भौतिक स्वरूप क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से। मान लो ये कोई पदार्थ है, तो इसमें छोटे 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 महीन क्या होंगे? कण होंगे। अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत सूक्ष्म, जो हमें नग्न आंखों से भी हम लोग नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। और एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण से भिन्न होते हैं, इनमें कोई समानता नहीं होती है। मान लो ये नमक का कण है और ये चीनी का कण है, तो एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण से भिन्न होता है। तो भौतिक स्वरूप क्या होता है? पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। इनके कण जो होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं और इनके एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण से भिन्न होता है। ये होता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। आगे देखते हैं पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के जो कण हैं, इनके कौन कौन से ऐसे लक्षण या गुण हैं जो प्रदर्शित होते हैं, जो हम लोग देखेंगे। तो पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच, तो ये कण आपस में थोड़े दूर होते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ होगा तो उनके कण जो होंगे उनके बीच रिक्त स्थान होता है। अब इसको देखने के लिए हम लोग एक ग्लास में पानी लेते हैं। पानी लेने के बाद जहां तक ग्लास में पानी है वहां पर निशान लगा देते हैं। निशान लगाने के बाद इसमें हम लोग 2-3 चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। उसके बाद नमक डालने के बाद भी देखेंगे पानी का जो तल था ग्लास में वो वहीं का वहीं है। अब नमक पानी में गया तो पानी का तल क्यों नहीं बढ़ा? वो इसलिए नहीं बढ़ा कि पानी के जो कण थे वो दूर दूर थे, उनके बीच रिक्त स्थान था। उसी रिक्त स्थान में नमक के कण जाके चले गए, जिसकी वजह से पानी का तल नहीं बढ़ रहा है। दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इनमें गतिशीलता होती है। इसमें पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति करते रहते हैं, इसमें गतिशीलता होती है। जो खाली जगह होते हैं इसी में ये लोग गति करते रहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे कहीं कमरे में आप एक जगह अगरबत्ती जला दें और दूसरी जगह बैठे रहें, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसका महक जो है वो आप तक पहुंच गया है ना। उसका महक जो है आप तक पहुंच गया। इसका मतलब कि जो अगरबत्ती आपने जलाई उसके जो कण थे
वो हवा में विसरित होकर के, हवा में मिल करके आप तक धीरे धीरे गति करते करते पहुंच गए। और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे जैसे नमक में, पानी में हमने नमक मिलाया तो इसका कण पानी में मिल गया नमक का, तो दोनों विसरित हो गए, मिल गए। तो यहीं पर एक चीज और निकल के आता है, विसरण। क्या निकल के आता है? विसरण। विसरण क्या होता है? तो विसरण ये है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण है कि जो दो पदार्थ हैं, जैसे यहाँ पर एक पदार्थ था पानी और दूसरा क्या था? नमक हमने लिया था। तो पानी और नमक दो अलग अलग पदार्थ थे, और पानी में नमक मिलाया तो ये धीरे धीरे ये आपस में धीरे धीरे मिल गए, क्योंकि इनका ये जो कण थे वो गतिशील थे, इस वजह से दोनों आपस में मिल गए। तो दो पदार्थों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? स्वतः अपने आप मिलना ही क्या कहलाता है? कणों का विसरण। विसरण जैसे अभी हम एक ग्लास में पानी लेकर के, नमक ना लेकर के उसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने के बाद रख देते हैं तो विसरण होगा, लेकिन बहुत देर में होगा, है ना? बहुत देर में थोड़ा चीनी घुलेगी। लेकिन अगर हम उनको चला दें या फिर उनको गर्म कर दें, नीचे से क्या करें? गर्म कर दें। गर्म करने से देखते हैं कि चीनी जो है वो जल्दी घुल जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ हम गर्म करेंगे या तापमान देंगे, तापमान देने पे क्या होता है? तापमान किसी चीज़ को दे करके उसका तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि विसरण जो होता है वो भी बढ़ जाता है, विसरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में हमने देखा कि पदार्थ के बीच के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कर होते हैं। और तीसरा देखा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उसी में हमने विसरण को भी देख लिया कि विसरण क्या होता है। विसरण जो है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। आगे देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं ना। देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो हमें कोई वस्तु ठोस में दिखाई देगी, है ना? कोई चीज ठोस में दिखाई देगी, कोई चीज तरल में, लिक्विड में कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और कुछ चीजें हमें गैस में। तो यही तीनों जो चीजें हैं, यही पदार्थ की अवस्था। पदार्थ कौन कौन सी अवस्थाओं में रहता है? ठोस में या रहेगा, या फिर द्रव में, या गैस में। जो ठोस अवस्था है पदार्थ की, मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है, कोई बर्फ के टुकड़े को, अगर छोटा सा टुकड़े को उसको देखेंगे तो उसके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। तो ठोसों में जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और इनके पास पास होने की वजह से इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो भी कम होता है। रिक्त स्थान कम होता है, इसलिए ये मूवमेंट या ये गतिशील नहीं होते, उतने ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं पाते हैं। मूवमेंट तो होता है, गतिशीलता तो होती है, लेकिन बहुत कम होती है ना, क्योंकि इनके बीच में जगह बहुत कम होता है। गतिशीलता नहीं होने के कारण इन दोनों के बीच में जगह भी नहीं होती, इसलिए इनके पास पास होते हैं, इसलिए इनके कणों के बीच आकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। और इनका जो आकार होता है वो भी निश्चित होता है। आकार जो है वो क्या होता है? निश्चित होता है। ठोसों का आकार, आयतन, ये सब क्या होता है? निश्चित होता है, इनमें कोई चेंज नहीं आता। अगर हम ठोस को प्रेशर दें, है ना, इनको ठोस में स्थिर आयतन होता है, यानी बाह्य बल लगाने पर, अगर हम बाहर से इन पर बल लगाएं तब भी इनके आकार में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। वहीं द्रव में क्या होता है? द्रव में ये होता है कि इनके कण जो होते हैं द्रव के, वो थोड़े दूर दूर होते हैं, दिख रहे हैं ना। ठोस के मुकाबले इनके कण दूर दूर होते हैं, और इनके बीच में जो
स्थान होता है, रिक्त स्थान, वो ज़्यादा होता है। तो रिक्त स्थान ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में मूवमेंट भी ज़्यादा होता है, इनके कण ज़्यादा मूवमेंट या ज़्यादा गति करते हैं, और ज़्यादा गति करते हैं, और इनके बीच में, कणों के बीच में जो, कण के बीच में जो आकर्षण बल है वो भी ठोस के मुकाबले कम होता है। आकर्षण बल कम होता है, इसलिए ये इनके कण दूर दूर होते हैं और गति भी ज़्यादा करते हैं। गतिशीलता ठोस के मुकाबले ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन द्रव जो होते हैं वो तरल होते हैं। बहाव का गुण होता है, तरलता होती है, तरलता, बहाव का गुण होता है, बहाव का गुण होता है, और इनका आकार निश्चित नहीं होता। आकार द्रव का अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आयतन जो है वो द्रव का निश्चित होता है। अगर हम इनको बाहर से प्रेशर लगाएं, बाहर से कोई दाब दें, तो इनके आकार में, तो इनके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। आकार अनिश्चित होता है, लेकिन इनका आयतन जो है वो निश्चित होता है। तो बाहर से प्रेशर लगाएं या बाह्य बल दें तो इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनका संपीड्यता भी क्या होती है, नगण्य होती है। संपीडित नहीं होते हैं, संपीड्यता भी नगण्य होती है। तीसरा हम देख रहे हैं गैस। तीसरी अवस्था जो है वो गैस। गैस के देखिए कण कितने कितने दूर हैं। गैस के कण वो सर्वाधिक दूर होते हैं। तीनों अवस्थाओं में सबसे दूर जो कण जो दूर दूर होते हैं वो किस में होते हैं, गैसों में। गैसों में कण दूर दूर होते हैं। कण दूर दूर होने के बाद इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो भी सबसे कम होता है। किसके मुकाबले, ठोस और द्रवों के मुकाबले सबसे कम होता है इसमें आकर्षण बल। आकर्षण बल कम होने के साथ साथ इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, अब आकर्षण बल बहुत कम लग रहा है इसलिए दूर दूर रहेंगे कण, और दूर दूर रहेंगे तो इनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो सबसे ज़्यादा होता है गैसों में। और गैसों में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, इसलिए हम इन पर अगर प्रेशर डालें, इनको बाह्य बल लगा करके इनको संपीडित किया जा सकता है, इनके आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। तो संपीड्यता इसमें होती है ना, संपीड्यता होती है, संपीड्यता होती है, संपीडित हो जाते हैं। प्रेशर लगाने पर बाह्य दाब बाहर से अगर हम इसको लगाएंगे तो ये संपीडित हो जाते हैं, इनका आयतन परिवर्तित हो जाता है। आयतन के साथ साथ इनका आकार भी परिवर्तित हो जाता है। तो आयतन अनिश्चित होता है, इनका आकार भी अनिश्चित होता है, ठीक, आकार भी अनिश्चित होता है, आकार भी अनिश्चित होता है। और इनमें भी बहाव का गुण, जैसे जैसे द्रवों में बहाव का गुण पाया जाता है वैसे गैसों में भी बहाव का गुण होता है। तो हमने सबसे पहले इसमें देखा कि जो कणों के बीच रिक्त स्थान था वो सबसे ज़्यादा किस में था, गैसों में, उससे कम द्रवों में, और सबसे कम रिक्त स्थान किस में है, ठोस में। कणों की गतिशीलता, अब इसमें रिक्त स्थान सबसे कम है तो इनमें गतिशीलता सबसे कम होगी। जिसमें रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा है उसमें गतिशीलता सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा गतिशीलता कणों की कहाँ पे मिलेगी तुम्हें, गैसों में, उससे कम द्रवों में, और उससे कम ठोसों में। अब कणों के मध्य आकर्षण बल हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, ठोस में, क्योंकि इसके कण बहुत पास होते हैं और बहुत शक्तिशाली आकर्षण, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल के साथ बंधे होते हैं ना। तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठोसों में, उससे कम द्रवों में, और सबसे कम गैस में। तो पदार्थ की ये सारी तीनों अवस्थाएं हुई और जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कि जो पदार्थ में जो अवस्था परिवर्तन है ना, क्या ये पदार्थ जो हैं, जो ठोस, द्रव और गैस जो अवस्थाएं हैं, क्या आपस में परिवर्तित हो सकती हैं या होती हैं। इसका हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे जिससे हमें पता लग गया होगा कि जो अवस्था है वो परिवर्तित
हो सकता है। जैसे हमारा पदार्थ पानी एक पदार्थ है, पानी जो है ठोस रूप में भी रहता है, फ्रिज में रख दो ठोस रूप में हो जाएगा फ्रीजर में, और वो द्रव रूप में रहता है, और जब हम उसको उबाल देते हैं पानी को तो वो गैस रूप में भी हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि पदार्थ जो है वो अवस्था परिवर्तन होता है पदार्थों में। पदार्थ में अवस्था परिवर्तन दो तरीकों से हो सकता है, या तो तापमान के प्रभाव से, हम तापमान को चेंज करके भी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरा है दाब के प्रभाव से भी उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो सर्वप्रथम हम तापमान के प्रभाव में आगे देखते हैं कि तापमान के प्रभाव से कैसे अवस्था परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले ठोस देखते हैं। ठोस है कोई, है ना, ये ठोस है, इसको हम तापमान देना शुरू किए, तापमान देने लगे, इसका तापमान बढ़ने लगा, ताप देने लगे, इसका तापमान बढ़ने लगा ठोस का। एक निश्चित तापमान पर, एक न्यूनतम तापमान, जिस निश्चित तापमान पर ये ठोस जो है वो द्रव में गलने लगेगा, उस तापमान को इस ठोस का गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? इस ठोस का गलनांक, मतलब वो न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित होने लगा, उस ठोस का गलनांक कहलाएगा, है ना। तो ठोस को हमने तापमान देना शुरू किया और ठोस किसमें परिवर्तित होने लगा? द्रव में। लेकिन जब ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगा तो कुछ समय के लिए इसका तापमान जो है क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। गलनांक पर जाकर के इसका तापमान स्थिर हो जाएगा तब तक जब तक कि पूरा ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित ना हो जाए। अब जब ये स्थिर हो गया तो हम ताप तो दे ही रहे हैं ना, तो ये ताप जो दे रहे हैं वो तापमान में परिवर्तन कोई कर ही नहीं रहा है, तो वो ताप जा कहाँ रहा है? तो कहते हैं कि वो ताप जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी हमसे छिप गया है। इसी को ताप को जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तापमान में परिवर्तन कोई नहीं दिख रहा है, उसी ताप को हम कहते हैं संगलन की प्रसुप्त उष्मा। क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त उष्मा। उसी ताप को हम कहते हैं संगलन की प्रसुप्त उष्मा। तो संगलन की प्रसुप्त उष्मा होता है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। तो ये जो ठोस का जो तापमान स्थिर हो गया इसके गलनांक पे कुछ वक्त के लिए, जब तक ये ठोस पूरा द्रव में परिवर्तित नहीं हो गया, वो उसके प्रसुप्त उष्मा के कारण हो रहा है। प्रसुप्त उष्मा के कारण उसका तापमान स्थिर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ठोस जो है अब गर्म करते रहे तो ठोस जो है वो क्या हो गया? द्रव में पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया, है ना। द्रव में पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। अब हम और गर्म करेंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा तापमान आएगा जहां पर ये द्रव खौलने लगेगा, उबलने लगेगा और गैस में परिवर्तित होने लगेगा। तो उस तापमान को क्या कहेंगे? क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या हो गया? वो तापमान जिस पर द्रव जो है उबलने लगता है उसका, और गैस में अवस्था परिवर्तित होकर के वो गैस में परिवर्तित होने लगता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। अब क्वथनांक पे, जब द्रव क्वथनांक पे पहुंचेगा तो द्रव परिवर्तित होने लगेगा किसमें? गैस में। द्रव गैस में परिवर्तित होने लगेगा। लेकिन जब क्वथनांक पर पहुंचेगा तो वो वहां पर भी कुछ टाइम के लिए इसका तापमान जो है द्रव का स्थिर हो जाएगा। क्वथनांक तापमान जो है स्थिर हो जाएगा। हम ताप तो दे रहे हैं लेकिन वो बदलाव तापमान में कुछ नहीं दिख रहा द्रव के। तो ये हीट कहाँ जा रही है? जो हम हीट दे रहे हैं, जो ताप दे रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है? इसी ताप को कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ये हीट, ये ताप जो है द्रव के अवस्था परिवर्तन में खर्च हो रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जो हमें तापमान परिवर्तन में दिखाई नहीं दे रहा है वो बिल्कुल उसके क्वथनांक पे जाकर के उसका तापमान रुक गया है और द्रव का अवस्था परिवर्तन हो रहा है।
तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा इसे कहते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने समझ लिया गलनांक क्या होता है। गलनांक जो होता है वो ठोस को वह न्यूनतम तापमान जो इस पर कोई ठोस गल जाए या गल करके द्रव में परिवर्तित हो जाए, उसका गलनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है कि वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और उबलकर अपना अवस्था को गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसकी अवस्था परिवर्तित होने लगती है, उसका क्वथनांक कहलाता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा आपने समझ ली कि प्रसुप्त ऊष्मा वो है कि जब प्रसुप्त ऊष्मा वो है कि जब हम ऊष्मा बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन ऊष्मा जो है उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, वो कहाँ प्रयोग हो रहा है, उसकी अवस्था परिवर्तन में, वही उसकी प्रसुप्त ऊष्मा हुई। ठीक, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है कि एक चीज है ये गलन, संगलन है ना, तो वो प्रक्रिया जिसमें ठोस जो है किस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव में, क्या कहलाता है, संगलन। क्या कहलाता है, संगलन। तो ठोस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संगलन। ऐसे ही द्रव को गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और गैस अगर द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो उसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। आपने देखा होगा संघनन का उदाहरण देखा होगा आपने, जैसे आप कोई बॉटल में ठंडा पानी ला करके रख देते हैं, बॉटल में ठंडा पानी रखने के बाद आप क्या देखते हैं कि उसकी सतह पे छोटी छोटी बूंद आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। ये कैसे होता, ये इसलिए होता है कि जो हमारे हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, वो उनका टेम्परेचर, उनका तापमान कम होने की वजह से जब इनके संपर्क में आते हैं बॉटल के सतह के, तो उनका टेम्परेचर, उनका तापमान भी कम हो जाता। और तापमान कम होने से वो किसमें, गैस अवस्था में होते हैं, तो उनका तापमान जब कम होता है तो क्या करते हैं, वो किस अवस्था में आ जाते हैं, द्रव की अवस्था में। और द्रव की अवस्था में आ करके बॉटल के ऐसे किनारे किनारे लग जाते हैं। तो इसी वजह से बॉटल पे, ठंडे बॉटल में हमें चारों तरफ उसके पानी ऐसे बहता हुआ कभी कभी दिखता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन। क्या कहलाती है प्रक्रिया, संघनन। तो संघनन क्या है, किसी पदार्थ के गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में, गैसीय अवस्था से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक, ऐसे ही किसी पदार्थ के द्रव से उसको ठोस अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। लेकिन कुछ जैसे हम लोग तापमान देते हैं तो ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित होता है, और तापमान दिए तो द्रव गैस में। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे उनका अवस्था परिवर्तन किस में हो जाता है, गैस में। और गैस से वो सीधे ठोस में परिवर्तित होते हैं, उनका द्रव में बीच में नहीं आता। यानी ठोस से सीधे वो गैस में परिवर्तित हो गए और गैस से सीधे ठोस में। तो अगर वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो रहे हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन। और अगर वो सीधे गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाएं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण। तो यही किसी ठोस से सीधे गैस में बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और किसी गैस के सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन का, वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सीधे अवस्था, जब इसका परिवर्तन होता है तो वो सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ना कि द्रव में परिवर्तित होकर फिर उसके बाद गैस में परिवर्तित होता है।
तो ठोस से सीधे गैस में। इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। और ये सीधे अवस्था परिवर्तन के समय ठोस जो है वो सीधे गैस में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और वो प्रक्रिया जिसमें गैस जो है सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? निक्षेपण। निक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हम लोग सर्दियों के समय में पत्तों पे जो आकर के बर्फ़ के ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण जम जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पौधों को पाला पड़ गया, पाला मार दिया, है ना। तो पाला जो मारता है, वो पाला जो है वो उसी को कहते हैं कि हमारे ज़्यादा जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण जाकर के पत्तियों पे इकट्ठा हो जाते हैं, वो निक्षेपण का एग्जाम्पल है। जहाँ पर जो वायुमंडल में जो द्रव होते हैं, जो पानी के कण हैं, वो द्रव पानी के वो गैस के जो वाष्प के कण होते हैं वायुमंडल में, जो वाष्प के कण होते हैं, वो गैस से सीधे ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, और जाकर के पत्तियों पर चिपक जाते हैं। इसी को कहते हैं निक्षेपण। तो जिससे पत्तियां खराब हो जाती हैं। तो ठीक है, हम लोग पदार्थ में अवस्था परिवर्तन में देखा तापमान के प्रभाव में कि गलनांक क्या होता है ना। संगलन की गुप्त उष्मा, गलनांक की प्रसुप्त उष्मा भी देखा हमने। उसके बाद क्वथनांक और वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। उसके बाद संगलन क्या होता है? संगलन वो प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है ना, ठोस द्रव में बदलता है। उसके बाद वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को, और गैस से वापस द्रव में जब तापमान कम करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? तापमान कम करने पर जब गैस द्रव में परिवर्तित होता है उसको कहते हैं संघनन। और कम करने पर तापमान जब द्रव ठोस में बदलता है तो उसको कहते हैं जमना। और ठोस सीधे बिना द्रव में बदले हुए, अगर ठोस सीधे गैस में बदल रहा है तो उसको कहते हैं उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन। और जब गैस बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस से किस में बदल रहा है? ठोस में, तो उसको कहते हैं निक्षेपण। ठीक, तो ये हम लोगों का चलिए दाब परिवर्तन का प्रभाव। अभी तक हमने देखा तापमान का क्या प्रभाव पड़ रहा था, उसमें सारी चीज़ों को कवर कर लिया। संगलन, जमना, संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, ये सब चीज़ें उसी में कवर हो गई, गलनांक भी और क्वथनांक भी। अब हम लोग देखते हैं दाब का प्रभाव क्या पड़ता है ना। तो दाब का प्रभाव गैस के मुकाबले जो ठोस एवं द्रव के पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं, जबकि गैस में दूर होते हैं। तो ठोस और द्रव में जो उनके कण होते हैं, ठोस और द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं वो पास होते हैं। इसकी वजह से उन पर दाब का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। लेकिन दाब परिवर्तन का प्रभाव गैसों पर पड़ता है। जब गैस के दाब को परिवर्तित किया जाता है या उसको बढ़ाते हैं, है ना, तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। गैस में जो कण होते हैं ये दाब, मान लो यहाँ से हम बढ़ा रहे हैं, एक पिस्टन हो गई है ना, तो यहाँ से अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो ये ऐसे मूव करेगा आगे की तरफ बढ़ेगा ना, तो गैस जो है पास आएंगे। और गैस पास आने की वजह से इनकी गतिज ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे कम होगी। गैस की गतिज ऊर्जा कम होगी। गतिज ऊर्जा कम होने के साथ साथ इन कणों की गतिज ऊर्जा कम होगी, तो कण की गतिशीलता भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और कण के मध्य जो आकर्षण बल है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। आकर्षण बल कम होगा। आकर्षण बल जो है वो पास आने की वजह से आकर्षण बल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो इनके कण हैं वो पास आएंगे और इनके बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा, और ये जो गैस का अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पे गैस की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और गैस जो है वो लिक्विड में, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो है वो है एलपीजी
है ना। एक एलपीजी जो सिलेंडर में हम लोगों के यहाँ खाना बनता है, जो सिलेंडर का गैस होता है, उसी को एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी को जो भरा जाता है सिलेंडर में, वो बहुत प्रेशर, बहुत दाब दे करके भरा जाता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है ना। ज़्यादा दाब देने की वजह से ये लिक्विफाइड हो जाता है, इनका अवस्था परिवर्तित हो जाता है। ये गैस से किस में हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसीलिए कहा जाता है ना। इसका और एग्जांपल है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको भी बहुत कंप्रेस किया जाता है, बहुत दाब दे करके कंप्रेस करके नेचुरल गैस टंकी में भरा जाता है ना। सीएनजी होता है, एलपीजी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो दाब का प्रभाव किस पर पड़ता है, गैसों पर, है ना। किस पर, गैसों पर। और ठोस और द्रव पर इनका प्रभाव नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर। चलिए अब और आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का वो है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। ये क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जब बारिश होती है, पूरा जमीन जो है, पृथ्वी, सड़क वड़क गीले हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद देखते हैं वो फिर से सूख जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम उसको तापमान दे करके और उनके जो क्वथनांक है, वो क्वथनांक पे पहुंच रहे, पानी खौलने लगता है, ऐसा होता है? नहीं होता, लेकिन तब भी सूख जाते हैं। तो फिर कैसे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं? या हम लोग कपड़ा बाहर डालते हैं अपना छत पे सूखने के लिए, तो क्या कपड़े का जो पानी होता है, कपड़े में जो पानी होता है वो उबलने लगता है, जिसकी वजह से वो उबलते उबलते सूख जाता है? नहीं ना। फिर क्यों, कैसे पानी जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए? तो यही कहते हैं, इसी को कहते हैं वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, इसी को कहते हैं वाष्पीकरण, कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर, हमको क्वथनांक पर पहुंचने की जरूरत नहीं होती, उस कम तापमान पर भी द्रव जो होता है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, ये पूरा द्रव नहीं होता, द्रव के कण होते हैं वाष्प में परिवर्तित। और जो खौलने वाला, क्वथनांक वाला हमने देखा था, वहाँ पर क्या होता था, पूरा द्रव खौलने लगता था ना, है ना, एक साथ, और वाष्प में परिवर्तित होने लगता था। यहाँ पर पूरा द्रव में कोई परिवर्तन नहीं, उसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये गतिशील होते हैं, कण इसके गति करते रहते हैं। तो जो ऊपर के कण होते हैं, एक मान लो ये ऊपर का कण है, ये अपने चारों तरफ से ऊर्जा लेकर के, ये कण है मान लो ये, तो इसका ऊपर से वायुमंडल से, अगल बगल से ये तापमान लेकर के, और इसका तापमान होता है ज़्यादा हो जाता है जब ये तापमान ले लेता है चारों तरफ से। तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से कंपन तेज करने लगता है, इसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा गतिज ऊर्जा होने के कारण ये इसके आकर्षण बल, ये जो अगल बगल इसके कण थे द्रव के, उनके आकर्षण बल से मुक्त होकर के बाहर निकल जाता है और इवेपोरेट, वाष्पीकृत हो जाता है ना। तो वहाँ पे जो हम पहले देखे थे, वहाँ पर जब द्रव जो है गर्म करते थे और अपने क्वथनांक पर जब पहुँचता था तो द्रव खौलने लगता था, तब वो वाष्पीकृत होता था। लेकिन यहाँ द्रव नहीं, यहाँ पर एक द्रव का कण ही, यहाँ पर पानी का एक कण ही अपने अगल बगल के कणों से और वायुमंडल से ऊर्जा ले करके, और अपने गतिज ऊर्जा को, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ये बाहर निकल करके इवेपोरेट या वाष्पीकृत हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर भी देखा, ये द्रव के तल है ऊपर का, यहाँ जो ऊपर के जो कण हैं वो चारों तरफ से ऊर्जा ले लिए, चारों तरफ से ये ऊर्जा ले लिए, अपने चारों तरफ से ऊर्जा ले करके, जब इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो गई, इनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा तेज मूवमेंट करने लगे, गति करने लगे। और इसी में ये गति करते करते इनकी गति ज़्यादा हो गई, तो ये अगल बगल के जो इन पर जो फोर्स लग रहा था, इन पर जो बल लग रहा था, आकर्षण बल, उसको, इनकी गति ऊर्जा जो है उनको ख़त्म करके, फोर्स को या बल को, ये बाहर की तरफ वाष्पीकृत हो जा रहे हैं। देखिए एक एक कण वाष्पीकृत हो रहा है।
अब इसमें देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकृत को प्रभावित करते हैं। वाष्पीकृत को प्रभावित करने वाला पहला है क्या, सतह क्षेत्र। अब वाष्पीकरण कहाँ होता है, सतह पे होता है ना, नीचे की तरफ तो वाष्पीकृत होता नहीं है, सतह पे होता है। तो जितना बड़ा सतह होगा वाष्पीकरण भी उतना होगा। इसी वजह से तुमने देखा कि जो बारिश का पानी है सड़क पे मान लो ऐसा ऊपर की तरफ सतह पे पड़ा हो तो वो जल्दी सूख जाता, लेकिन कोई गड्ढा वाला है पानी, इसमें कोई पानी है गड्ढे में, तो वो क्या होता है, देर में सूखता है। तो यहाँ पर सतह कम है तो इस वजह से ये देर में सूख रहा है, और ऊपर जो पानी तैर रहा है वो जल्दी सूख जा रहा है। इसका और एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा अगर फैलाएंगे नहीं तो वो जल्दी सूखेगा नहीं, सूखेगा। तो उसको जब फैला देते हैं तो उसका सतह जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। सतह बढ़ हो जाने की वजह से वाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ जाती है, वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। तो सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है, इसीलिए कपड़ा जो है वो जल्दी सूखता है। दूसरा है तापमान बढ़ने से। तापमान बढ़ने से भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने से भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज कैसे होती है कि जो कण होते हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, अगल बगल से ऊर्जा की ना। तो तापमान जब वायुमंडल का बढ़ गया, तो जब वायुमंडल का तापमान बढ़ गया तो वायुमंडल का तापमान इन कणों को ट्रांसफ़र होता है, तो ये कण ज़्यादा जल्दी गतिज ऊर्जा और हासिल कर लेंगे और जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होते रहेंगे, है ना। तो तापमान बढ़ने से भी वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। जैसे हम लोग तेज धूप हो, गर्मी ज़्यादा हो तो क्या होगा, कपड़े जो है वो जल्दी सूखेंगे, है ना, कपड़े जल्दी सूखेंगे। ज़्यादा गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से भी वाष्पीकरण बढ़ता है, वाष्पीकरण तेजी के साथ होता है। तीसरा है वायु की गति। वायु की गति बढ़ने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है कि जैसे हवा तेज चली तो इसके जो सतह के कण हैं वो इस हवा की गति से वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये यहाँ से इसके साथ हवा के साथ चले जाते हैं वाष्प बन करके, है ना। इसी वजह से हमारे कपड़े जो है जब तेज हवा चलती है तब भी जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। और चौथा है आर्द्रता। तो अगर आर्द्रता कहते हैं नमी को, नमी या वायुमंडल में या हवा में वाष्प की मात्रा, हवा में वाष्प की मात्रा को, है ना। चिपचिपी गर्मी जब होती है तो क्या होता है, बहुत चिपचिपी गर्मी होगी तो कहेंगे कि आर्द्रता जो है बहुत बढ़ गई है। वाष्प में या हवा में वाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और हवा में जब वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वाष्पीकरण बहुत कम होता है। ये इसलिए क्योंकि एक निश्चित तापमान पर हवा को वाष्प एक निश्चित मात्रा में ही रख सकता है और उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए जब पहले से ही वहाँ पर वाष्प बहुत ज़्यादा है वायुमंडल में, तो हमारा जो पसीना हम लोगों का निकलता है वो जल्दी सूखता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही वाष्प बहुत है हवा में, जिस वजह से वो नहीं सूख रहा जल्दी। तो आर्द्रता बढ़ने के साथ, आर्द्रता अगर बढ़ेगी, वायुमंडल में वाष्प ज़्यादा बढ़ेंगे तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वाष्पीकरण स्लो हो जाएगा, है ना, वाष्पीकरण कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वाष्पीकरण। इसी के साथ हम लोगों का लगभग सारे टॉपिक जो हैं इस चैप्टर के हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और अब इसमें कुछ आप लोग नोट्स निकाल लीजिएगा, और आपको नोट्स जो है हमारे इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप लोग लिंक पर जा करके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, हैंड रिटन नोट्स, और उससे समझ के पढ़ लीजिए एक बार। ये चैप्टर आप लोगों का अच्छे से कवर हो गया है, ठीक। और इसी के साथ आप लोग आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जल्द ही हम इसके दूसरे चैप्टर का भी
वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।